अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि ये सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तज्ज़ियाकार सोहेल इकबाल भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर रिपोर्टर रोज़नामा 92 न्यूज़ इस्लामाबाद अजहर जतोई साहब। जतोई साहब, आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि दीगर जो शहर हैं उनसे भी हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी हम मुख्तलिफ ख़बरों पर इससे मुतालिक हम उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे। भट्टी साहब, पहले आपकी तरफ, अली जहांगीर सिद्दीकी अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर, पाकिस्तान के अंदर नैब की तहकीकात, 128 अरब रुपए मालियत के स्कैंडल्स और 14 स्कैंडल्स ये बताए जा रहे हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? असल लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर अली जहांगीर सिद्दीकी, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी के कारोबारी पार्टनर और साबिक मामले ख़ुसूसी रहे हैं, और उसी दौर के अंदर ही उन्होंने, जब वो मामले ख़ुसूसी थे, उन्होंने अमेरिका के अंदर अपने आप को पाकिस्तानी सफ़ीर तैनात करवाया। उनके मुख्तलिफ स्कैंडल्स की नैब तहकीकात तो कर रहा है, लेकिन अब हमने वो सारी कुछ नैब की तहकीकाती रिपोर्ट्स, कुछ नोटिस और SCCP के वो सारे मामलात जो अली जहांगीर सिद्दीकी साहब और उनके ग्रुप JS से मुतल्लिक तहकीकात हो रही हैं, जब वो सारे हमने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए तो पता चला कि मजमूई तौर के ऊपर ये करप्शन के 14 बड़े स्कैंडल्स हैं, जो कि अली जहांगीर सिद्दीकी साहब और उनके ग्रुप JS ग्रुप के खिलाफ तहकीकात का सिलसिला जारी है। और इन 14 स्कैंडल्स के अंदर जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है, जिसकी बात की तहकीकात की जा रही है, वो ये है कि इन्होंने 128 अरब रुपए का कौमी ख़जाने को, सरकारी कंपनियों को और अवामुन नास को नुकसान पहुँचाया है। और इस 14 स्कैंडल्स के अंदर हैरानकुन तौर के ऊपर जो हमें पता चला, इसके अंदर 13 इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन ऐसी हैं जिनकी तहकीकात नैब कर रहा है। अच्छा, उसके साथ हम नैब का भी रोल करेंगे कि नैब के अंदर भी मौजूद कुछ अफसरान काफ़ी सालों से इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे केसेस जो नैब की मेगा करप्शन स्कैंडल की लिस्ट में शामिल हैं, वो वहाँ पर क्यों सालों से, कई महीनों से पेंडिंग है। नैब की अपने SOPs हैं कि आपने 10 माह के दौरान एक केस की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके रेफरेंस दायर करने का आपने फैसला करना है। तो वो कौन से अनासर है जिनकी वजह से सब कुछ पेंडिंग है। उसके बाद एक केस है जो कि स्विस कोर्ट में, जिसके खिलाफ वहां पर कार्रवाई जारी है और SCCP उस मामले के अंदर उसकी प्रॉपर्टी फ्रीज कर चुका है। थोड़ी हम पहले आपके साथ इन डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में जो हमने हासिल किए अपने मुख्तलिफ ज़राए से, तो इस मामले के अंदर हम थोड़ी तफसीलात शेयर करते हैं। इसके अंदर एक पहला केस है फेडरल एम्प्लॉइज बेनेवलेंट फंड्स का। सरकारी इदारे है, इस फंड्स को डिफॉल्ट TFC की फरोख से कौमी खजाने को 2 अरब 32 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इसी तरह NICL की GS इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी में 200 मिलियन रुपए, 20 करोड़ रुपए की गैर कानूनी सरमायाकारी की गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ये सरमायाकारी गैर कानूनी थी, जिसके नतीजे में कौमी खजाने को 25 करोड़ 50 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। नैब के अंदर तहकीकात जारी हैं और नैब के मेगा करप्शन स्कैंडल की लिस्ट के अंदर ये केस भी मौजूद है। उसके बाद हम बात करते हैं जहांगीर सिद्दीकी और पंजाब बैंक के सदर ने EOBI एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट को 7 अरब 98 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। तहकीकात जारी हैं इस मामले की भी, और इस गैर कानूनी सरमायाकारी के नतीजे में पंजाब बैंक को 95 करोड़ 30 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। उसके बाद हम बात करते हैं सिंध की जानिब। GS म्यूचुअल फंड्स में गैर कानूनी सरमायाकारी के नतीजे में सिंध सोशल रिलीफ फंड्स को 12 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। EFU जनरल इंश्योरेंस के हिस्से की कीमतों पर असरअंदाज होकर मजमूई तौर पर इस तरीके से कौमी खजाने को 605 मिलियन 60 करोड़ 50 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद इन 14 मेगा करप्शन स्कैंडल में से सबसे बड़ा स्कैंडल, जिसकी मालियत 72 अरब रुपए है, यानी कि 128 अरब रुपए में से 72 अरब रुपए का जिस मामले के अंदर नुकसान पहुंचाया गया, वो एक कर्ज की एडजस्टमेंट थी। और उस कर्ज की एडजस्टमेंट के लिए डिफॉल्ट कंपनी एग्रीटेक के कम कीमत के शेयर्स, जिनकी मार्केट के अंदर उनके शेयर्स की वैल्यू 11 रुपए फी शेयर थी, और उसको सरकारी इदारों को फरोख्त किया गया 35 रुपए फी शेयर के तनासुब से मजमूई तौर पर 72 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद ऑफशोर कंपनी में सरमायाकारी के नाम पर फंड्स की चोरी से 5 अरब 60 करोड़ रुपए का खुदबुर्द की गई। स्टॉक मार्केट में एसगार्ड 9 लिमिटेड की शेयर, जिसकी नैब लाहौर तहकीकात कर रहा है, और ये तहकीकात बहुत एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन अली जहांगीर सिद्दीकी साहब उसमें शामिल तफ्तीश होने को तैयार नहीं है। और ये पाकिस्तान के दुनिया की हिस्ट्री के अंदर एक वाहिद ऐसे सफीर होंगे जो एक अहम, सबसे पाकिस्तान के लिए सबसे अहम मुल्क के अंदर तैनात है, जहां पे पाकिस्तान को खारजा महाज के ऊपर बहुत से चैलेंजेस का सामना है। वो उस मुल्क के अंदर तैनात सफीर सिंध हाई कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल पर है। इस केस के अंदर उन्होंने जो एसगार्ड 9 का मामला था, 11 अरब 90 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला है,
और PHCT नामी कंपनी थी, उसके अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला था। 19 करोड़ 50 लाख रुपए की खुर्द-बुर्द हुई स्विस कोर्ट के अंदर, वहां पे इस केस को परसू किया जा रहा है। उसके बाद ऑफशोर अकाउंट्स की मदद से स्विस बैंकों में भारी शेयर्स की खरीदो फरोख्त का मामले की तहकीकात जारी है। GSL कंपनी के जरिए गैर कानूनी एडवाइजरी फीस की मद में 603 मिलियन रुपए की नुकसान का मामला है, खुर्द-बुर्द का मामला है। उसके बाद फवाज नफाज साहब का, जिनका हमने मामला किया था, इनकी कंपनियों के साथ गठजोड़ 2007 से जब उन्होंने इनकी कंपनियों को ज्वाइन किया, स्प्रिंट एनर्जी और JS ग्रुप के गठजोड़ से जाली NOC तैयार किए गए, नॉर्दर्न और ओगरा के साथ फ्रॉड किया गया, CNG स्टेशन की मुंतकिली की गई, कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन अभी तक इस नुकसान का तयन नहीं हो सका। लेकिन नुकसान हुआ, जाली NOC किए गए, इस बात की नैब तहकीकात मुकम्मल कर चुका है। और उसके बाद आखिरी जो स्कैंडल है जिसकी तहकीकात नैब कर रहा है वो है JSL कंपनी के शेयर्स के गैर कानूनी इजरात से 2 अरब रुपए का नुकसान। लेटेस्ट सिचुएशन ये है, नैब ने अब इनको सवालनामा अरसाल किया हुआ है। गुज़श्ता हफ्ते मराकश और सर्बिया में वो पाकिस्तानी सफ़ीर जो सियासी बुनियादों पर अपॉइंट हुए थे, जिस तरह अली जंगीर सदीकी को अपॉइंट किया गया, नई गवर्नमेंट आ चुकी है, इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अली जंगीर सदीकी साहब तहाल वहां पर अपॉइंट हैं, प्री अरेस्ट बेल के ऊपर हैं। बैरिस्टर शहजाद साहब ने हमें इस बात की तस्दीक की थी, एडवाइजर हैं एहतसाब के मामले के ऊपर, कि हम इस मामले को देख रहे हैं। नैब के नोटिस की तमील ना करना इटसेल्फ एक जुर्म है, उसके खिलाफ भी इनके खिलाफ इंक्वायरी होगी, लेकिन वापस आने का उनका प्लान नहीं है। हमारे जरा ये कहते हैं कि रवा हफ्ते उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है अमली तौर पर खत्म हो चुका है, लेकिन इस हफ्ते वजारत खारजा की जाने से भी उनको इन्फॉर्म किए जाने का इम्कान है। अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात इंतहाई नाजुक मोड़ पर हैं। अमेरिकी वफद पाकिस्तान पहुंच रहा है। इस सारे मामले के अंदर जहां पाकिस्तान के CSF के कोलिशन सपोर्ट फंड्स के पैसे रोके जा रहे हैं, अली जंगीर सिद्दीकी का किरदार सिफर। जब से वो वहां पर गए, वहां पर उन्होंने JS ग्लोबल की आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के अलावा पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। इनको वापस आना चाहिए, यहाँ पर आके तमाम तहकीकात का सामना करना चाहिए, और चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब को देखना चाहिए कौन से वो अनासिर हैं जिन्होंने अली जंगीर सिद्दीकी के खिलाफ इन 13 करप्शन स्कैंडल्स के इन्वेस्टिगेशन को स्लो करवाया, पेंडिंग रखा, और सर्द महरी के शिकार जिन्होंने किया उनके खिलाफ भी थोड़ी चेक करना चाहिए। नैब के SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है कि 10 माह के अंदर इनके खिलाफ इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल क्यों नहीं हुई। बट ये सब 14 स्कैंडल्स हैं, आशीर्वाद फिर किसका हासिल था? ये तो सब इनको जितनी सपोर्ट मिली, सफ़ीर तैनात हों या फिर मुशीर हों, वो शायद खाकान अब्बासी साहब ही थे, तो क्या उनको भी अब शामिल तफ्तीश करना ज़रूरी है? देखिए, ये उनके जो स्कैंडल हैं जिनका स्पेसिफिक हमने बात की है, ये तो उनसे माजी से के साथ उनके जुड़े हुए हैं, लेकिन यकीनी तौर के ऊपर इनके हुक्मरानों के साथ इनके तल्लुकात, इनके मरासिम रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने सरकारी इदारों से बेनिफिट हासिल किया, उनको नुकसान पहुंचाया। अली जंगीर सिद्दीकी जब उनके कारोबारी पार्टनर बने और उनके अरसे के दौरान मुआवन खसूसी बने, और उस वक्त उन्होंने अपनी पोजीशन का जो गलत इस्तेमाल किया, जब तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो यकीनी तौर के ऊपर बात शाहिद खाकान अब्बासी साहब तक जाएगी, उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये वो केसेज हैं जो सालों से पेंडिंग है। कराची में इंतहाई अहम मनसूबा K4 कराची के बासियों को पानी फराहम होना था। इस मनसूबे के तहत जून 2018 में इसकी तकमील होनी थी। फरीद आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद, ये मनसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है, इब्तदाई लागत 25 अरब और अब आप बता रहे हैं कि कोई 75 अरब तक ये पहुँच चुकी है। सवाल मेरा आपसे ये है कि इजाफी लागत कॉस्ट ओवररन हो तो वो फिर 30 अरब हो जाती, 32 अरब हो जाती, 200 गुना इसकी लागत का बढ़ जाना, ये तो शुकूक व शुबहात पैदा कर रहा है। जी बिल्कुल, ये मंसूबा जो है अमली तौर पे जो है 2015 में शुरू हुआ, जबकि ये कंसीव हुआ था 2007 के अंदर। 7 साल तक इसके ऊपर सिर्फ ब्रीफिंग होती रही। अमली तौर पर 10 जून 2015 को इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा गया। कायम अली शाह साहब ने संग बुनियाद रखा। 12 जून को इसकी बाकायदा मुआहदे पे दस्तखत हुए, जिसमें यह बताया गया कि ये मंसूबा 25 अरब रुपये की लागत से 15 जून 2018 को मुकम्मल कर लिया जाएगा। 15 जून 2018 को मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके थोड़े अरसे के बाद जो है इसके ऊपर जो PD उस वक्त के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो काम कर रहे थे, उन्होंने उस तरह से इस पर काम नहीं किया जिस तरह से किया जाना चाहिए। PC1 में इसकी लागत रखी गई थी 25 अरब रुपये, जिसमें से 50% हिस्सा वफाक का था और 50% हिस्सा
सूबाई हुकूमत का था। सूबाई हुकूमत ने इसमें अब तक 3 अरब रुपये जारी कर चुके हैं, जबकि वफाक की जानिब से सिर्फ 40 अरब रुपये जारी किए गए। इसमें सबसे अहम पहलू यह है कि PC1 जब इस वक्त मनसूबे की बनाई गई तो उसमें बहुत सारे हक़ाइक़ को छुपाया गया। सबसे बड़ा तो इसमें यह जालसाजी की गई PC1 के अंदर कि मनसूबा दो पैकेज के अंदर था। पैकेज ए के अंदर जो था इसमें कलान और ट्रांसमिशन लाइनें वगैरह बिछानी थी। दूसरा मनसूबा जो पैकेज था इसमें जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम होने थे, जिसमें 2 पावर पंपिंग स्टेशन बनने थे, पावर हाउस बनने थे। उसकी लागत इसमें कम लिखी गई, 9 अरब रुपये लिखी गई। जब इसका टेंडर ओपन हुआ तो उस वक़्त की जो इस कंपनी जो K4 मनसूबे का ठेकेदार कंपनी FWO, उसने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कामों की लागत का तखमीना 18 अरब रुपये दे दिया। जब 18 अरब रुपये इसका तखमीना दिया गया तो उसके बाद सूरत-ए-हाल यकसर मुख्तलिफ हो गई और एक हलचल सी मच गई कि जब 9 अरब रुपये PC1 में शामिल किए गए तो 18 अरब रुपये कैसे वो दे सकता है। ये सिंगल स्टेज टेंडर था। वाहिद कंपनी FWO जो इस पर काम कर रही है, जिस पर ये जो मंसूबा था तातुल का शिकार हो गया। इसके बाद सिंध गवर्नमेंट और FWO के दरमियान तखमीने की लागत पर काफ़ी इजलास मुनक़िद किए गए, जिसके बाद 12 अरब 90 करोड़ रुपए में ये मामला तय पाया। 12 अरब 90 करोड़ रुपए जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल नायरों के लिए बिछाए गए। लेकिन असल मसला ये था कि इसमें जो है मंसूबे ताख़ीर की वजह ये भी है कि मंसूबे के रास्ते में आने वाले बासर अफराद जो ज़मीन थी उसको कई बासर अफराद की ज़मीन थी, जिसमें नक्शा के मुताबिक इसके रूट को मुतादिद मरतबा चेंज किया गया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी तशवीश का इज़हार किया गया कि आखिर ये मसला है क्या कि रूट बार बार चेंज क्यों किया जा रहा है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से गैर संजीदगी थी? क्या फंड्स की फराहमी जो उनके हिस्से की थी वो नहीं की गई, या किसी और जगह जहां पर उन्होंने सपोर्ट फराहम करनी थी वो मतलूबा सपोर्ट फराहम नहीं की गई? और जहां तक इसकी लागत बढ़ने का मामला है, फिजिबिलिटी किस इदारे की जानिब से की गई थी? क्या सूबाई हुकूमत ने करवाई थी या वफाकी हुकूमत ने? और फिजिबिलिटी के बाद इसकी लागत के अंदर इस हद तक इजाफा हो जाना, उसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि सिंध गवर्नमेंट 2007 में ये मंसूबा कंसीव हुआ। सिंध गवर्नमेंट हमेशा से अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करती रही है इसके अंदर। सिंध गवर्नमेंट ने इसकी PC बनवाई थी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उस वक्त सलीम सिद्दीकी साहब, उन्होंने इसकी PC1 बनाई थी। उसके अंदर जो है बिल्कुल हक़ाइक़ को और बिल्कुल तब्दील करके पेश किया गया था। कनाल का जो इसका पहला फेज में जो काम होना था, जो कनाल्स बननी थी, जो लाइनों का सिस्टम बनना था, उसकी लागत थी 13 अरब रुपये और जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के कामों की लागत थी वो थी 9 अरब रुपये। लेकिन सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। 5-7 साल तक ये मनसूबा बिल्कुल तारीकी में रहा। 10 जून 2015 को इसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इस मनसूबे का संगे बुनियाद कायम अली शाह साहब ने रखा। 12 जून 2016 को इसके मुआहदे पे दस्तखत हुए। जिस मुआहदे पे दस्तखत हुए तो उस वक़्त तक भी लागत 25 अरब रुपये ही थी। लेकिन जब मामला और आगे बढ़े और तो जब लाइनों की बिछाने का काम शुरू की तरफ आया तो ज़मीनें जो रूट था K4 का, उस रूट के अंदर जो ज़मीनें आ रही थी उनकी लागत का मसला खड़ा हुआ कि उनकी लागत कौन देगा। सिंध हुकूमत ने इस पर सिंध हुकूमत ने उसमें ज़मीनों की मद में 5 अरब रुपये जो है मुख्तलिफ लोगों को अदा किए। लेकिन असल मसला ये है कि जब इस मंसूबे पे काम नहीं हो रहा और लागत बढ़ रही है, लागत बढ़ती जा रही है तो तशवीश का इज़हार हो रहा है। अब ये लागत बढ़ गई है, मंसूबा बहुत शुक्रिया फरीद आलम कराची से मौजूद थे। यही सबसे बड़ा सवाल है कि लागत बढ़ रही है और लागत अब तक 200 गुना बढ़ चुकी है, ये शकूक पैदा कर रहे हैं। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। रहीम यार खान से ये खबर है, खातून असिस्टेंट कमिश्नर ज़ेरे आताब है पटवारियों के। बट इस अब डिटेल्स तो आप देंगे, लेकिन मुझे ये बताएं ये पटवारी जो हैं इनकी पुष्ट पनाही कौन कर रहा है? 28 अगस्त को ये फैसला हुआ कि रहीम यार खान के अंदर जो पूरे डिस्ट्रिक्ट भर के अंदर पटवारी थे उनको तब्दील करना है। कुछ पटवारी 6-6 सालों से अपॉइंट थे, बहुत सी शिकायत आ रही थी और डिप्टी कमिश्नर जमील साहब जो थे उनके साथ डिस्कशन भी हुई और उन्होंने इसके ऊपर अपनी कॉन्सेंट दी कि यकीनी तौर के ऊपर इनको तब्दील करना चाहिए। उन्होंने हिम्मत की, बहुत बड़ा ये टास्क था, बहुत बड़ा चैलेंज था। उन्होंने हिम्मत की और जो उनको इख्तियार था, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जो उन्हें इख्तियार तफवीज़ किया गया है कि वो पटवारियों के तबादले कर सकती हैं गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें कुछ शिकायत मसूल हों, उस बुनियाद के ऊपर उन्होंने उनके ट्रांसफ़र किए। लेकिन जैसे ही ट्रांसफ़र किए तो फिर वो तगड़े पटवारी उन्होंने वही अप्रोच का सिलसिला शुरू किया। बराह रास्त भी असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान नीरज साहिबा को उनको थ्रेट किया गया, प्रेशराइज किया गया, लेकिन उन्होंने जो उनके ट्रांसफ़र किए उसके ऊपर वो डट गई। उन्होंने कहा जी कि ट्रांसफ़र के आर्डर मनसूख नहीं होंगे। फिर वही डिप्टी कमिश्नर जमील साहब, उनके बॉस भी हैं, उन्होंने उनके ऊपर जब प्रेशर आया तो उन्होंने, हालांकि बहुत सीनियर अफसर हैं,
उनको स्टैंड करना चाहिए था कि वो लोग जिनके खिलाफ शिकायत थी, करप्शन के मामला थे और आवाम को बहुत ज़्यादा शिकायत थी और इतने सालों से एक जगह पर वो पोस्ट थे, उनको अगर तबादला किया गया है गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए, उनको एक इनिशिएटिव लिया गया है, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर अफसोसनाक रवैया था डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान का। उन्होंने फिर असिस्टेंट कमिश्नर को अगले दिन ही ऑर्डर किया कि टेलीफोनिकली भी और वर्बली भी कहा कि आप ये नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मंसूख करें। आपने ये काम करने की जरूरत कैसे की? और अब उसके बाद जब ये उन्होंने अपने जिन्हें एसी को ये इख्तियार हासिल था रूल्स के मुताबिक, जब उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन वापस नहीं होंगे, जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुकी है इसके मुताबिक वो काम करेंगे, तो डिप्टी कमिश्नर ने गलत इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर के नोटिफिकेशन को इख्तियार, जो उनके ट्रांसफर के ऑर्डर थे, उनको कैंसिल कर दिया। ये पहली मरतबा ऐसा देखने को मौका मिल रहा था कि एक पंजाब के एक बड़े जिले के लेवल के ऊपर इतना बड़ा इकदाम किया गया इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद सिर्फ मामला यहां तक न रुका, डिप्टी कमिश्नर ने उस खतून ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के अंदर 2 दिनों के दौरान उनकी जिंदगी अजीरन कर दी। उन्होंने सरकारी रेस्ट हाउस के अंदर वहां पर क्याम किया हुआ था, चूंकि जो उनकी उन्हें रिहाइश अलॉट थी वो इस काबिल नहीं थी, वहां पर रेनोवेशन जारी थी कि वो क्याम करती। फौरी तौर के ऊपर उनकी रिहाइश गाह को खाली करवाया गया मेंटल टॉर्चर करने के लिए, और धमकियां दी गई अगर आपने फौरी तौर पर सरकारी रिहाइश गाह ना खाली की आपको जबरदस्ती बाहर इस हाउस से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने छुट्टी उनसे हासिल करना चाहिए कि आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, अगर आप सरकारी रिहाइश गाह में मुझे आप क्याम करने का इख्तियार नहीं दे रहे, उसके ऊपर वे कहा कि छुट्टी भी आपको नहीं मिलेगी। तो डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने पटवारियों के सामने हथियार डालते हुए, उनके सामने घुटने टेकते हुए एक कॉम्पिटेंट, ध्यानदार, डेडिकेटेड असिस्टेंट कमिश्नर को एम्बैरस किया, मेंटल टॉर्चर किया। जब उन्होंने स्टैंड लिया और उसके बाद उन्होंने जाकर उनको कहा कि ये रूल्स हैं जिनके मुताबिक मैंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, उसके बाद एक रोज गुजरने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने जो उनके असिस्टेंट कमिश्नर के ऑर्डर कैंसिल किए थे, अल्टीमेटली उनको एहसास हुआ कि मैंने ये गलत काम किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने फिर अपने वो ऑर्डर वापस लिए। ये उनका एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है असिस्टेंट कमिश्नर ने। रहीम यार खान के अंदर सफाई का मामला हो, बाकी इनिशिएटिव हो, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है वहां पर। लेकिन डिप्टी कमिश्नर जमील साहब का रोल इंतहाई अफसोसनाक रहा। बजाय इसके कि आप ऐसे अपने मातहत अफसरान को आप सपोर्ट करें राइट काज के ऊपर, जहां पर मेरिट के ऊपर कोई काम किया गया हो, और स्पेशली जहां पर पंजाब के अंदर हम कब्जा खत्म करने की वज़ीर-ए-आला पंजाब बात कर रहे हैं, जहां पर करप्शन खात्मा करने की बात कर रहे हैं, वहां पर पटवारियों का जो एक माफिया है उसको उनको हाथ डालना, उनकी पोजीशन को तब्दील करना, ट्रांसफर पोस्टिंग करना, जहां पर आवाम को संगीन शिकायत हैं, उनके खिलाफ अगर कोई अफसर अपनी हिम्मत का मुजाहरा करता है, तमाम तर बेनिफिट्स की ऑफर्स को ठुकराते हुए वो उनके खिलाफ कोई एक्शन करता है, तो डिप्टी कमिश्नर साहब को उनका सपोर्ट करना चाहिए था। मामला अब उन्होंने अल्टीमेटली असिस्टेंट कमिश्नर ने सारे स्टेशन के आगे अपने जब स्टैंड लिया, उन्होंने कहा नोटिफिकेशन वापस नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने काम करने से इनकार किया। उन्होंने कहा जी आप मुझे SNG वापस भिजवा दीजिए। फिर उन्होंने अपने अहकामात वापस लिए। मेरे ख्याल में सेक्रेटरी SNGD को इस मामले की तहकीकात करवानी चाहिए कि डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान जमील साहब ने किस तरीके के साथ अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। ठीक है भट्टी साहब, लेकिन पटवार की धौंस रिवायती और आज भी कारामद ही रही है। एक ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामलात पे बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक इंतहाई अहम मामला, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब वो इस मनसब पर भी फाइज थे तो उनके गैर मुल्की दौरों को लेकर खासी तनकीद की जाती रही। कुछ तफसीलात हमने हासिल की हैं। अजहर जतोई हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, आपसे जानना चाहूँगा 64 गैर मुल्की दौरे, 1 अरब से ज़ायद के अखराजात, फ़ायदा क्या हुआ? सफारतकारी में कितनी कामयाबी हुई? तिजारत में कितनी कामयाबी हुई? अब ये देखें, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ वैसे जब उनको मनसब से हटाया गया तो जगह जगह ये कहते फिरते थे मुझे क्यों हटाया। अगर उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए, अपने 4 साल 4.25 साल जब वो वज़ीर-ए-आज़म रहे, उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि मुल्क के अंदर जो कौमी असम्बली है उसके अंदर जाए, सेनेट के इजलासों में जाए, यहाँ तक कि काबीना के इजलासों में करना वो गवारा नहीं करता था। लेकिन असल बात यह है कि उनका सिर्फ एक ही मकसद था, गैर मुल्की दौरे करे,
कौमी ख़जाने को जो है वो वहाँ पर बेदरेक इस्तेमाल करे। यही वजह है कि जब यूएन का इजलास होता है, यूएन के इजलास में बजाय वो फाल तरीके से शिरकत करने के वो सोया रहता है, उस पर मीडिया तनकीद करता है, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इंटरनेशनल मीडिया। यही वजह है कि हम देखते हैं कि उनके जितने भी दौरे हैं, सबसे ज़्यादा दौरे सऊदी अरब के रहे, 7 दौरे किए उन्होंने इस अरसे के साथ। उसके बाद तुर्की के दौरे रहे, लेकिन हम जब देखते हैं उनका आउटपुट हमें कहीं नज़र नहीं आता। और सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ पर हमारी जो अफरादी कुव्वत है, नवाज शरीफ के दौर के अंदर 1.5 से 2 लाख हमारी अफरादी कुव्वत कम होगी, बल्कि वहाँ जाने की बजाय तुर्की के साथ हमारा FTA वहाँ नहीं हो सका 5 साल के दौरान। FTA के सबसे बड़ा फ़ायदा यही था कि हमारी ट्रेड में इजाफा होता। हम देखते हैं कि इस अरसे के दौरान हमारी ट्रेड में इजाफा होने की बजाय $5 अरब की कमी हो गई। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर तोई साहब, नवाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब के दौरे भी किए, दीगर ममालिक भी किए, लेकिन खारजा या इक़्तिसादी लिहाज से हमें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली, जो आपकी स्टोरी से हमें रिफ्लेक्शन मिल रही है। दूसरी जानिब कतर के साथ तो नवाज शरीफ साहब उनके ख़ानदान के ख़ानदानी तारीख़ी मरासिम हैं। कतर के अंदर इतनी बड़ी एक पाकिस्तानी मेहनत करने वाले अफराद के लिए मौक़े थे, पहले पाबंदी थी, वहाँ पर आपकी लेबर नहीं जा सकती थी। नवाज शरीफ साहब जब कतर का दौरा करने गए थे, पाकिस्तानी मीडिया ने मामला उठाया और वहाँ से पाबंदी हटाई गई, लेकिन उसके बाद कतर के साथ मामले को परसू नहीं किया। अभी तक उस पाबंदी ख़त्म होने के बाद पाकिस्तानी लेबर को कतर की मार्केट तक रसाई नहीं मिली। भारतीय लेबर को, भारतीयों को वहाँ पर वर्ल्ड कप होने वाला नेक्स्ट वहाँ पर आइंदा कतर में, उन्होंने उनको ऑन अराइवल वीज़े का अलाउ किया हुआ है और अभी तक पाकिस्तान वो एडवांटेज हासिल नहीं कर पाया। तो क्या बुनियादी खराबी है जब वहाँ पर जिस मुल्क दौरे करते हैं वहाँ कमर्शियल अटाशी अपॉइंट होते हैं, हमारा सफारत खाने वाले इनको नहीं गाइड करते कि आप इस मुल्क में आए हैं तो इनसे अपने मुल्क के लिए ये कोई फ़ायदा भी हासिल करें ताकि तिजारत में इजाफा हो? देखिए, सबसे यही अलमिया है इस मुल्क का, हमारे हुक्मरान अपने ज़ाती मफादात तो ले सकते हैं। तुर्की के साथ उन्होंने अपने ज़ाती मफादात लिए, उनके साथ FTA हुआ, ना कुछ और उसका। तुर्की को हमने यहाँ से बिजनेस दिया, यहाँ से सरमायाकारी दी हर चीज़ में, चाहे मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई और प्रोजेक्ट हो, लेकिन हमने अपने मुल्क के लिए किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। यही हाल तुर्की का है, यही हाल सऊदी अरब का है, यही हाल कतर का है। कतर ने इनको कहा था आप हमें 1 लाख वर्कर्स दे दें, वर्ल्ड कप आ रहा है फुटबॉल का, उसके लिए हम अभी से उनको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अभी तक जो हमारी इतलात है, नवाज शरीफ साहब के दौर से भी कोई काम नहीं हुआ, अभी पता नहीं हुआ है नहीं हुआ, अभी तक कोई इतलात नहीं। कतर का वीज़ा तो ऑन अराइवल है, लेकिन इशू ये है कि उनको जो ज़रूरत थे वो उन ज़रूरत को हम पूरा नहीं कर सके, उसके बजाय इंडिया ने वो सारी ज़रूरतें पूरी कर रही है। इसी तरह आप देखें सऊदी अरब के हवाले से, सऊदी अरब को हर साल हज के लिए बड़ी मिकदार में जानवर की ज़रूरत होती है जो वहाँ हज के मौके पर ज़िबा किए जाते हैं। सऊदी अरब को लेबर की ज़रूरत होती है। सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात इतनी करीबी हैं कि जितनी भी सब्ज़ी जाती है वो इंडिया से जाती है, जितनी जानवर जाते हैं इंडिया से जाते हैं। लेकिन अगर हमारे वहाँ उसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात है, अगर हम अपने पूरे अरसे के दौरान सबसे ज़्यादा दौरे ही सऊदी अरब में करते हैं तो सिवाय वहाँ शाही ख़ानदान के खाबे खाने के और कोई काम नज़र नहीं आता। दौरे तो लंदन के भी बहुत किए, वहाँ पर भी कुछ तजारती जो हमारा है तवाज़ुन है वो बड़ा गैर मवाफिक है। लंदन भी बहुत ज़्यादा काम किया नवाज शरीफ साहब ने अपने इक़्तिदार के दौरान। नवाज शरीफ ने जहाँ भी वो दौरे करता है वहाँ दूसरे ममालिक को तो फ़ायदा देते हैं, हम देख लें, आप रिकॉर्ड उठा कर देख लें, लेकिन अपने मुल्क को ना सरमायाकारी की जाती है, अपने मुल्क के अंदर ना कोई फ़ायदा पहुँचाया जाता है, क्योंकि उनका शायद ये ख्याल है कि मुल्क के अंदर जो भी सरमायाकारी करेंगे शायद वो नैब की ज़िदा ना हो जाए या नए वाले ना पकड़ लें, इसलिए वो अपनी जितनी सरमायाकारी है बैरून मुल्क ही कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया अजहर जतोई साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। भट्टी साहब, यहाँ कुछ तज़किरा किया गया कि जो कतर के साथ मामलात हैं और सऊदी अरब, और जब कतर के मामलात बिगड़े तो भारत ने अपने LNG के जो मुआहदे हैं वो उनके साथ रीनिगोशिएट किए, लेकिन हम उन मौक़ों से भी फ़ायदा नहीं उठा सके। एग्जैक्टली, इसलिए कि हमने मुआहदे बहुत टाइट किए, क्योंकि हम ओपन नहीं कर सकते 10 साल से पहले। बिल्कुल। और अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सुलेमान चौधरी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जहनी मरीजों के इलाज का इदारा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके मुख्तलिफ दौरे किए हैं। सुलेमान, 39 सीटों में से 33 सीटें जो स्टाफ और डॉक्टर्स की खाली हैं, क्या चीफ जस्टिस के दौरे ने भी कोई असर नहीं दिखाया? जी फैसल साहब, देखें ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़हनी अमराज के इलाजगाह है, जहाँ पर सिर्फ पंजाब से नहीं बल्कि पंजाब दीगर शहरों से और दीगर सूबों से भी मरीज़ जो हैं वो यहाँ पर लाए जाते हैं, क्योंकि ये 1400 बेड का हॉस्पिटल है। इस अस्पताल के हालात जो हैं वो इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने खुद जाकर इस अस्पताल के हालात को देखा था और वहाँ उन्होंने
बहुत सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया था और शिकायत जो थी उन्होंने इंतज़ामिया को बताई थी। तो इस हवाले से प्रोफेसर साद बशीर जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के माहिर नफ्सियात हैं, उनकी सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई थी। इस कमेटी ने जब इस अस्पताल का दौरा किया और वहाँ पर मामला को देखा तो हैरान कुन तौर पर जो इंकशाफात थे वो सामने आए। वो उनमें से ये था कि स्पेशलिस्ट की 85% सीटें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, जबकि जनरल कैडर के डॉक्टर हैं वो 74% सीटें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से अस्पताल के जो मामला हैं वो पूरी तरह मुतासर हो रहे हैं। यही वजह है कि जो दीगर मरीज़ जो हैं उनका जो इलाज मुआवजा वो पूरी तरह मुतासर हो रहा है। तो डॉक्टरों की जो बात की जाए तो यहाँ पर स्पेशलिस्ट की 39 सीटें हैं, जिनमें से 33 खाली पड़ी हैं। इनमें से चीफ कंसल्टेंट की 4 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। इसी तरह कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनकी 18 में से 14 सीटें खाली पड़ी हैं। और रेडियोलॉजिस्ट जिसने के मरीज़ों के एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वगैरह करने हैं वो कई सालों से इस अस्पताल में तैनात नहीं है। इस तरह एनेस्थीसिया जिन्होंने मरीज़ों के छोटे मोटे ऑपरेशन करने हैं और डॉक्टर और मरीज़ों को बेहोश करना है, उसकी सीट भी सालों से खाली पड़ी है। इसी तरह जो पैथोलॉजिस्ट जिसने मरीज़ों के खून के नमूने हासिल करके उनके अंदर जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं उनकी जाँच पड़ताल करनी है, उनके टेस्ट करने हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, उसकी भी सीट खाली पड़ी है। इसी तरह अगर हम बात करें जनरल कैडर के डॉक्टरों की तो वहाँ पर जो एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर है उनकी 45 में से 40 सीटें खाली पड़ी हैं और इसी तरह जो मेडिकल ऑफिसर की 88 में से 55 सीटें खाली पड़ी हैं। जब इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो स्पेशलाइज को डिपार्टमेंट को जमा करवाई तो इसमें बात सामने आई कि जो 100 साल पुराना हॉस्पिटल है ये जो है मरीज़ों के लिए वो इलाज मुआवजा फराम नहीं कर रहा जो कि जदीद दौर में फराम की जा रही है। ECT मशीन जो है जिससे मरीज़ों को जो इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं ताकि वो उनको इलाज किया जा सके, वो 16 साल पुरानी है। इसी तरह ऐसी कई मशीनें हैं जो 30 से 35 साल पुरानी हैं लेकिन उनको रिप्लेस नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला पंजाब के जो वज़ीर आला हाउस है उससे चंद 100 मीटर दूरी पर ये अस्पताल वाक़या है, लेकिन साबिक़ वज़ीर आला पंजाब ने कभी ज़हमत नहीं की वो इस अस्पताल का दौरा कर सकें। कुछ मशीर जो उनके ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं, जो कुछ और जो अफसरान हैं वो इस अस्पताल का दौरा जरूर करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस हालात जो हैं वो हुकूमत के सामने पेश नहीं किए। तो जैसे पाकिस्तान ने जैसे इसका दौरा किया तो ये इसके हालात जो हैं वो खुलकर सामने आ गए। इस अस्पताल में रोज़ाना 600 से 700 के करीब जो मरीज़ हैं वो इस अस्पताल का विजिट करते हैं। लेकिन सलमान चौधरी साहब ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब के दौर के अंदर कोई फंड्स की किल्लत नहीं थी, फंड्स की बहुतात थी, उसके बावजूद इस इंस्टीट्यूट के लिए जो मतलूबा फंड्स थे वो क्यों नहीं जारी किए गए, मशीनरी क्यों नहीं खरीदी गई, जो डॉक्टरों को हायर करना था वो क्यों हायर नहीं किया गया, फंड्स का तो कोई मसला नहीं था। और उसके साथ अब नए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इस हवाले से कोई अपनी कुछ स्ट्रेटजी सामने लेके आए हैं कि कैसे इन मसाइल से निपटेंगे? ये देखें जी, साबका पंजाब हुकूमत का जो तरजीहात थी वो सेहत नहीं थी, इसलिए आप पहले भी हम स्टोरी कर चुके हैं कि मतअद्दद जो मनसूबे थे वो फंड्स की किल्लत की वजह से जो हैं वो शुरू नहीं हो सके। अगर शुरू भी हुए हैं तो वो नामुकम्मल हो चुके हैं। जो सर्जिकल टावर है, वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी है, इनको 10 से 12 साल लगे हैं क्योंकि पंजाब हुकूमत ने इनको पीछे कर दिया था ताकि वो फंड जो है उनको रोक लिए थे। भट्टी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान गैस पोर्ट कंसोर्शियम और FBR के दरमियान तनाज़ा अब तूल पकड़ता जा रहा है। पहले कुछ इंस्टॉलमेंट्स का तज़किरा था, हम आपको टैक्स दे देंगे, लेकिन क्या अब तक नहीं दिया गया और अब मौक़िफ़ क्या है दोनों जानिब से? फैसल, ये मामला हमने मुसलसल रिपोर्ट किया। पाकिस्तान गैस पोर्ट कंसोर्शियम का LNG टर्मिनल, ये भी शाहिद खान अब्बासी साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं इकबाल ज़ैड साहब, उनको ये टर्मिनल दिया गया। टर्मिनल उन्होंने फिर LNG का जब टर्मिनल तनसीब हुई तो टर्मिनल इम्पोर्ट हुआ। उस इंपोर्ट स्टेज के ऊपर LNG पॉलिसी के मुताबिक उनके ऊपर जो रेलिवेंट कस्टम ड्यूटीज थी या टैक्सेस थे उन्होंने अदा करने थे। उस वक्त उन्होंने कोशिश शुरू कर दी थी। गुज़श्ता साल एक तो उनका टर्मिनल 6 माह तख़ीर से ऑपरेशनल हुआ, वहाँ पर उन्होंने जहाँ पर उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई शुरू की गई। इस मौके के ऊपर शाहिद खान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त उन्होंने भरपूर कोशिश की कि जो LNG टर्मिनल की इंपोर्ट के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी और दीगर टैक्सेस हैं उनको एग्जेम्पशन मिल जाए, छूट उनकी हासिल कर ली जाए। शाहिद खान अब्बासी साहब ने बहुत एफर्ट की, चेयरमैन FBR उस वक्त डट गए। अल्टीमेटली कस्टम एक्ट के मुताबिक उनको कहा गया जी कि आपने जो तकरीबन 1.5 से अरब रुपये आपने कस्टम ड्यूटी अदा करनी है, आपको इसकी छूट नहीं मिल सकती। ये हो सकता है आपके साथ नरमी बरती जा सकती है कि आप इसको 1 साल के दौरान एक साथ में अदा कर दें।
ये बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले का नोटिफिकेशन हुआ, कस्टम ने इनको कन्वे किया, इनकी रजामंदी से सारा मामला तय हुआ और पाकिस्तान गैस पोस्ट कंसोर्शियम की जानिब से इकबाल ज़ैद अहमद साहब ने इब्तदाई जो 2 एक साथ थी वो अदा की। जो तीसरी किस्त की अदायगी का मामला आया उसके नतीजे के अंदर तकरीबन 48 करोड़ रुपए के चेक भी जारी किए गए, पोस्ट डेटेड चेक थे। जब वो कैश होने का मौका आया तो उन्होंने अदालत से रजू कर लिया। कुछ ऐसे उज़र पेश किए गए जिनकी ग्राउंड के ऊपर कोई वक़्त नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये था कि स्टे ऑर्डर हासिल करके जो 48 करोड़ रुपए की इंस्टॉलमेंट है उसको तखीर से दो चार किया जाए। पाकिस्तान LNG टर्मिनल लिमिटेड कंपनी जो कि वजारत तवानाई के मातहत कंपनी है, उन्होंने इस ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड देखा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि अपने मुख्तलिफ मामलात गवर्नमेंट के साथ, वो मामला जो अरबों रुपए मालियत के होते हैं, 5-5, 10-10 साल तक स्टे ऑर्डर हासिल करके उनको लटकाते हैं। इनकी स्ट्रेटजी है। उन्होंने हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला परसू किया, स्टे ऑर्डर खत्म हो गया। कस्टम्स ने भी इस मामले को परसू किया कि आप वायलेशन कर रहे हैं, आपके चेक बाउंस हो गए, कस्टम एक्ट के तहत हम आपके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने जा रहे हैं। उसके बावजूद चेक ना दिए गए, जो चेक पहले से थे वो बाउंस हो गए। उसके बाद पाकिस्तान गैस बोर्ड की जानिब से दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त कर दी गई कि हमें दोबारा सुना जाए। उसकी समाअत होनी थी 10 सितंबर को, लेकिन इंटरेस्टिंग यहां पर यह डेवलपमेंट हुई कि पाकिस्तान LNG लिमिटेड टर्मिनल को कस्टम्स ने हुकाम ने कहा कि अगर आपने इस मुआहदे के तहत जो आप इनको मंथली माहाना रीगैसिफिकेशन चार्जेस पे करते हैं, जो कि तकरीबन $75 लाख बनते हैं, और जो जुलाई के महीने के रीगैसिफिकेशन चार्जेस थे वो जो पाकिस्तानी रुपयों में हम उस अमाउंट को कन्वर्ट करते हैं 93 करोड़ रुपए की अमाउंट बनती है। उन्होंने कहा कि अगर आपने रीगैसिफिकेशन चार्जेस जुलाई के महीने में जो LNG रीगैसिफाई करवाई गई, ये आप चार्जेस होल्ड करें और पाकिस्तान गैस बोर्ड को पे करने की बजाय, वो हमारी डिफॉल्ट है कस्टम कलेक्ट्रेट की, आप हमें पे करें। तो पाकिस्तान LNG टर्मिनल लिमिटेड कंपनी ने पाकिस्तान गैस बोर्ड की जुलाई की जो अदायगी थी 93 करोड़ पे, अब वो रोक ली है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, चूंकि इसके नतीजे के अंदर ये अरबों डॉलर्स का LNG टर्मिनल से रिगैसिफिकेशन का मुआहदा खतरे से दो चार हो सकता है। और इकबाल ज़ैद अहमद साहब ने मामला हाई कोर्ट में रखा हुआ था, 10 सितंबर को समाअत होनी थी, 26 अगस्त को ये पेमेंट होनी थी। PLTL ने इस पेमेंट को रोक लिया और साथ उन्होंने ये एफर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अर्ली हियरिंग की दरखास्त कर दी। 25 अगस्त को समाअत हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज हो चुका है। इकबाल ज़ैद अहमद साहब ने, हमने गुज़श्ता रोज़ उनका मौक़िफ़ हासिल किया, उन्होंने कहा जी कि आज एक्सपेक्टेड है कि हाई कोर्ट का फैसला आ जाए। उनका हाई कोर्ट के फैसले के ऐन मुताबिक इस मामले के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। ठीक है भट्टी साहब, इसके साथ साथ एक और अहम मामला जो मैं आपके साथ ज़रूर चाहूँगा कि ये जो हाई स्पीड डीजल है, इससे मुतालिक भी कुछ खबरें हैं कि खासी इसमें कमी जो है वो आई है, इसकी फ़रोख्त में भी। इससे मुतालिक ज़रा डिटेल्स दे दीजिएगा। और दूसरा वजह क्या है? फैसल, ये बहुत संगीन मामला है। कुछ स्मगलर्स और कुछ ऐसे लोग एक्टिव हैं जो हाई स्पीड डीजल की गैर कानूनी फ़रोख्त के ज़रिए से कौमी ख़जाने को अरबों रुपए माहाना का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वक्त गुज़श्ता 3 माह के दौरान 20 रुपए का नुकसान पहुंच चुका है। तरीका वारदात क्या है? एक कार्बन नामी केमिकल इंपोर्ट किया जा रहा है, कराची की बंदरगाहों से इंपोर्ट होता है, महकमा कस्टम्स की आंखों में धूल झोंकते हुए और बाज़ मकामात के ऊपर उनकी अशीरबाद हासिल करते हुए ये साउथ पंजाब में कार्बन के केमिकल के बड़े बड़े ट्रक्स पहुंचते हैं। वहां पर शेर शाह का इलाका है मुल्तान के पास, वहां से फिर ये पंजाब के और दीगर सूबों को हाई स्पीड डीजल की तरसील होती है। ठीक है भट्टी साहब, और कराची का रुख करते हैं। SM अमीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। SM अमीन, बताइएगा कराची के अंदर जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो अभी भी ज़ेरे इस्तेमाल हैं। ज़्यादातर ये गाड़ियां कौन इस्तेमाल कर रहा है, इनकी तादाद कितनी है, और क्या सिंध हुकूमत और मुताल्लिका इदारे इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे? देखें जी, सुप्रीम कोर्ट के एक सुमोटो एक्शन के तहत ये हिदायत की गई थी आज से कुछ 4 माह पहले सिंध हुकूमत को और तमाम सूबाई हुकूमतों को ये कहा गया था कि जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनका इस्तेमाल कम कर दिया जाए। चूँकि ये लग्जरी गाड़ियां ज़्यादातर एक VIP शख्सियात के लिए होती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल मातहत जो अमला है, मातहत अफसरान हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो भी जो है इसका इस्तेमाल जारी रखते हैं। किफ़ायत शारी मुहिम के सिलसिले में अभी वफाकी हुकूमत ने भी अपनी गाड़ियाँ जो है लग्जरी गाड़ियाँ नीलाम करने का जो है वो इश्तिहार भी दे चुकी है। तहम हुकूमत सिंध अभी तक जो उनके पास अब तक जो उन्होंने अफसरान से वापस ली हैं गाड़ियाँ 149 लग्जरी गाड़ियाँ हैं, जिनमें से 24 अभी तक वापस नहीं मिली हैं। ये तमाम लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं इनके इस्तेमाल से मुताल्लिक अभी तक कोई पॉलिसी तय नहीं कर सकी है हुकूमत सिंध। गुज़िश्ता हफ्ते भी जब सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की गई थी चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से, तो उस पर चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी किया और कहा कि फौरी तौर पर आप जो है वो लग्जरी गाड़ियों के मुस्तकबिल के मुताल्लिक जो है वो कोई लाहे अमल तय करें।
और ये इख्तियार उन्होंने सूबाई काबीना को दिया है कि सूबाई काबीना पहले इसका फैसला करे कि इन गाड़ियों का क्या करना है। आज सिंध काबीना का एक इजलास होने जा रहा है जिसमें लग्जरी गाड़ियों के मुस्तकबिल से मुतालिक, इनकी मुख्तलिफ शख्सियात को इन्हें अलॉट करने से मुतालिक, इनके इस्तेमाल से मुतालिक जो है वो पॉलिसी तय होने जा रही है। और इस हवाले से कुछ 3 से 4 तजावीज़ भी तैयार की गई हैं हुकूमत सिंध की जानिब से। अब देखना यह है कि जो लग्जरी गाड़ियाँ अभी तक इनके पास मौजूद हैं उनके हवाले से तो कोई पॉलिसी बन जाएगी, और मुस्तकबिल में भी गाड़ियां अलाट करने के हवाले से, उनके इस्तेमाल के हवाले से कोई पॉलिसी बन जाएगी, मगर उस पर अमल दरामद जो है वो सवालिया निशान रहेगा। और साथ ही जो 24 गाड़ियां अभी तक वापस नहीं मिल सकी हैं वो साबिक हुकूमती शख्सियात जो हैं उनके पास अभी तक ज़ेर इस्तेमाल हैं। और ये सुमोटो एक्शन लेने का मकसद ये था चीफ जस्टिस का कि इन्हें इंतखाबी मुहिम में भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इंतखाबी मुहिम में भी इस्तेमाल हो रही हैं और अभी तक वो बरामद नहीं हो सकी है। इनकी बरामदगी के हवाले से जो है हुकूमत सिंध क्या कानून बनाएगी। अच्छा मीर साहब, ये मामला तो आज देखते हैं सूबाई काबीना क्या फैसला करती है, लेकिन वो मामला जो 630 गाड़ियों से मुतल्लिक था जो कि चोरी हो चुकी हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के रिकॉर्ड में उन गाड़ियों के फ्यूल और मुरम्मत मेंटेनेंस के नाम के ऊपर सालाना 1 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस मामले को भी हल होने सूबाई काबीना हल करेगी या नहीं कि गाड़ियां चोरी हैं लेकिन उनके फ्यूल के नाम के ऊपर 1 अरब रुपए की रकम खर्च हो रही है? जी भट्टी साहब, जो गाड़ियाँ गुमशुदा गाड़ियाँ थी हुकूमत सिंध की, उसमें से तकरीबन अभी तक हुकूमत ये कहती है कि 63 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो अभी तक उन्हें नहीं मिली, जबकि बाकी तमाम गाड़ियाँ जो है उनका सुराग लगाया जा चुका है और वो इनके पास मौजूद हैं। जहाँ तक फ्यूल की बात है, फ्यूल के हवाले से अभी तक कोई पॉलिसी हुकूमत सिंध की नहीं आई। किफ़ायत शारी मुहिम के हवाले से पहले भी कुछ फैसले हुकूमत सिंध ने किए थे, सिंध कैबिनेट ने किए थे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फ्यूल के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। प्रोटोकॉल के हवाले से तकरीबन जैसे 600 पुलिस एहलकार जो है बहुत वो जो शुक्रिया गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हमारे साथ में अदालती हुक्म के बावजूद सिंध के अंदर लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल जारी है। भट्टी साहब, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत से लोग हैं, बिलखुसूस बहुत से पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अब के बरस हज की सआदत हासिल की है, लेकिन वहाँ फैसिलिटेट कैसे किया गया वजारत मजहबी उमूर की जानिब से हाजियों को? दरअसल इस मरतबा भी माजी की रवायात के ऐन मुताबिक फ़रीज़ हज की सआदत हासिल करने वाले पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा है। खुसूसी तौर के ऊपर जो सरकारी हज के ऊपर गए थे उन्हें भी इस वक्त भी बहुत सी मुश्किलात का सामना है। हमें कुछ तफसीलात और पिक्चर्स मौसूल हुई। एक अल जज़ीरा होटल है जो कि मदीना मुनव्वरा में है, वहाँ पर उस होटल को माजी के जो डायरेक्टर हज रहे हैं उन्होंने इसको कभी इसका इंतखाब नहीं किया, इसको रिजेक्ट किया गया है क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 2100 हाजियों को ठहराया गया इस वक्त, और इसकी 5 लिफ्ट है, उनकी कैपेसिटी बहुत कम है। एक वक्त के अंदर लोगों ने अगर मस्जिद नबी में जाना है, नमाज अदा करनी है, तो उनका इस होटल के अंदर दाखिल होना और बाहर जाने के लिए उन्हें 1 घंटा लिफ्ट के बाहर इंतज़ार करना पड़ता है। लड़ाई झगड़े वहाँ पर हुए हैं। बहुत से लोग इबादत की सआदत हासिल नहीं कर पा रहे इन दिनों के अंदर चूँकि होटल का गलत इंतखाब किया गया जिसका नाम अल जज़ीरा होटल है। इसी तरह कुछ प्राइवेट हज ऑपरेटर्स थे, उनकी जानिब से भी हाजियों को कमिटमेंट के मुताबिक रिहाइश की सहूलतें फराहम नहीं की गई। हाजियों को बेशुमार हाजियों को ओपन एयर में सोना पड़ा। बहुत से मुश्किलात थी। मेरे ख्याल में जो एक मजहबी फरीज़ा है इसके दौरान जो हाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसको मुस्तकिल तदारुक होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल इकबाल भट्टी साहब आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।